बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक के खुसूसी प्रोग्राम आवाम तक के साथ मैं हूँ मुल्तान से शरीफ जोया। आज हम बात करेंगे आम की। मुल्तान और जनूबी पंजाब का आम पूरी दुनिया में मशहूर है और इसकी ख़ास तौर पर जो चौंसा वैरायटी है ये पूरी दुनिया में मशहूर है और बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला इस प्रोडक्ट की वजह से पाकिस्तान में आता है। मुल्तान और जनूबी पंजाब में आम की कितनी पैदावार है और ये किसानों को जो ग्रोअर्स हैं उनको कितना बेनिफिट मिल सकता है, और लेकिन और दूसरी जानिब हम ये भी इस पर बात करेंगे कि जो ग्रोअर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको किन मसाइल का सामना है और यहाँ पर जो मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, साइंटिफिक इदारे हैं, वो उस पर कितना काम कर रहे हैं और उनके दरमियान और ग्रोअर्स के दरमियान जो है वो किस तरह का राब्ता है। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद हमीद खान साहब, इनसे हम बात करते हैं। सर, आप ये बताएं कि आपका जो इदारा है जो मैंगो जो साइंटिफिक रिसर्च का आप करते हैं, क्या समझते हैं कि मुल्तान और जनूबी पंजाब में कितनी % जो है वो आम बनता है और कितना एक्सपोर्ट होता है? जी, पाकिस्तान में जो आम की टोटल पैदावार है उसका 67% हिस्सा जो है वो साउथ पंजाब हमारा यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें मरकज़ी इलाका जात हैं, जिसमें मुजफ्फरगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है, मुल्तान का डिस्ट्रिक्ट है और उस रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट है। इसके साथ साथ बहावलपुर है, लोधरा है, जहाँ पे खानेवाल, जहाँ पे मैंगो की काश्त होती है। तो मजमूई तौर पर तकरीबन 99,000 हेक्टेयर पे आम की काश्त है और हम इस वक्त मजमूई तौर पे पिछले सालों का जो डेटा है वो 14 टन पर हेक्टेयर हम पैदावार ले रहे हैं। हालांकि जो सिंध का एरिया है वहाँ पे पैदावार कम होने की वजह से जब हम ग्रॉस लेवल पे देखते हैं पाकिस्तान की पैदावार को तो वो तकरीबन 11 टन पर हेक्टेयर तक है। अच्छा सर, ये बताएं कि ओवरऑल जो हमारी ज़राअत की वजह से जो मईशत है उसका बड़ा एक किरदार है, तो उसमें ये जो आम के बागात हैं, आम की फसल है, इसका कितने % शेयर बनता है? सर, इसमें ये है कि जो हमारी एग्रोनॉमिक क्रॉप्स हैं जो ज़िम्मेदार काश्त करते हैं वहाँ पे अगर कॉस्ट बेनिफिट रेशो आजकल की देखी जाए तो बहुत कम है, लेकिन जो मैंगो का ज़िम्मेदार है वो अपनी प्रोडक्शन के हिसाब से और मार्केट में प्राइस के हिसाब से काफ़ी हद तक मुतमईन है। लेकिन मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए जो आजकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ये हो रहा है कि ज़िम्मेदार ने मार्केट में उसकी अच्छी प्राइस मिलने की वजह से जो लेट वेराइटीज़ भी हमारी थी उनकी बहुत अर्ली स्टेज पे यानी मैच्योरिटी वो आम की हुई नहीं, वहाँ पे हार्वेस्टिंग शुरू कर दी है और धड़ाधड़ ये मार्केट में फेंकना इन्होंने शुरू कर दिया है। इससे ये हो रहा है कि वो क्वालिटी एक अच्छी मियार का जो फल एक कंज्यूमर तक जाना था वहाँ पे हर्डल आ रही है। तो आपके इस चैनल के तवज्जुह से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि लाजमी तौर पे हार्वेस्टिंग जो है वो मार्केट को मद्देनज़र भी रखें, लेकिन वैरायटी के जो मैच्योरिटी डेज़ हैं जिसमें उसने पैदा अच्छी एक फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस होना है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप मार्केट में ले जाएँ ताकि जो कंज्यूमर है उसको खाने के लिए एक अच्छा आम मिले। ऐसा ना हो कि हम इंटरनेशनल मार्केट में या लोकल मार्केट में आम भेजें और वहाँ पे पाकिस्तान का जो नाम रोशन हुआ है एक आम की वजह से उसमें किसी किस्म की रुकावट है। अच्छा आबिद साहब, ये एक बात देखने में आई है कि अवाम में और बतौर सोशल मीडिया वो 2-4 वैरायटीज़ ही लोगों को पता है, जिसमें चौंसा हो गया, दुशहरी हो गया, अनवर रटोल हो गया, ये सिंदड़ी आम जो है ना। ओवरऑल कितनी वैरायटीज़ पूरे पाकिस्तान में पैदा होती हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि आम सिर्फ चौंसा नहीं है और भी वैरायटी है, उसको भी टेस्ट किया जा सकता है? सर, एज अ होल जो लोकल और इंटरनेशनल हमारी जो वैरायटीज़ हैं वो तकरीबन 100 के नज़दीक हैं, लेकिन वो वैरायटी यहाँ पे पसंद की जाती है जिसके 4 पैसे अच्छे दाम ज़िम्मेदार को मिले। उसमें हमारी 5 वैरायटीज़ ऐसी हैं जिसमें चौंसा समर बहिश्त है, सिंदड़ी है, चनाब गोल्ड है, अजीम चौंसा है। ये वो वैरायटीज़ हैं जो कि एक ज़िम्मेदार को अच्छा रिटर्न देती हैं। दूसरी बात कि जो खाने का मेकनिज़म है आम का, पहले जो चूसा जाता था उसमें कपड़ों के ऊपर भी निशान होते थे, सारा कुछ होता था। अब ये है कि वो क्यूब्स काटे जाते हैं। उसके लिए जो हमारी चनाब गोल्ड की वैरायटी है वो आइडियल है, सिंदड़ी वैरायटी है वो आइडियल है। हमारी यहाँ पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट होती है उसका तकरीबन 65 to 67% जो है वो सिंदड़ी वैरायटी ही एक्सपोर्ट होती है। हाँ,
चनाब गोल्ड और अजीम चौंसा, ये दो ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनके नए बागात ज़्यादा लग रहे हैं और फ्यूचर में ये एक ऐसी शानदार वैरायटीज़ हैं जो कि हम इंट्रोड्यूस कराएंगे और ज़िम्मेदार को एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, जिससे मुल्क की मईशत भी बेहतर होगी। सर ये बताएं कि ओवरऑल देखने में आया कि पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसका पाकिस्तान पे ख़ास तौर पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है और बाकी जो फसलात हैं और बागात हैं उस पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। तो क्या ये जो आम के बागात हैं इस पर भी कोई उस पर असर पड़ा है और जो फार्मर्स हैं, ग्रोवर्स हैं, उसको कोई एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए ताकि वो अच्छी पैदावार हासिल कर सकें? देखें, क्लाइमेट चेंज के जो हवाले से दुनिया में जहाँ पे तब्दीलियाँ आ रही हैं वहाँ आम के लिए हर साल ही एक नया साल होता है। कभी ऐसा होता है कि कोहरा पड़ जाता है यहाँ पे, उससे हमारी पैदावार मुतासिर होती है। कभी ऐसा होता है कि फॉगी सीज़न आ जाता है, धुंध होती है, जिससे फ्लावरिंग लेट हो जाती है। फ्लावरिंग का अर्ली होना और लेट होना, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं हमारी प्रोड्यूस पे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने ये देखा होगा कि मार्च में टेम्परेचर 40 को जब टच करता है तो वहाँ पे फ्लावर्स और छोटा जो बना हुआ फल है वो मुतासिर होता है। यानी यहाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आता है इन बागात में, लेकिन जो ज़िम्मेदार मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान या महकमा ज़राअत की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको फॉलो करते हैं, वक्त पे पानी लगाते हैं, वक्त पे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं और प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स जो हैं, इसकी वजह से ऐसा भी होता है कि पेस्ट भी पहले आ जाते हैं, डिजीज़ भी पहले आ रही हैं। ठीक है, हमारी हार्वेस्टिंग भी मुतासिर होती है बाज़ औक़ात। पिछले साल जैसा हुआ कि अगस्त में जो हमारी बारिशें थीं उनकी वजह से जब वो फ्रूट मार्केट में गया तो उसके ऊपर काले निशानात थे। ज़िम्मेदार वो फंजीसाइड जो हम रिकमेंड करते हैं कि आप हार्वेस्टिंग से एक हफ़्ता पहले वो फंजीसाइड आप स्प्रे करें ताकि जो जब ये पकता है तो पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज़ इसके ऊपर ना आए। लेकिन ज़िम्मेदार वो कर भी नहीं सकता था कि हमें मौसम ने उसको अलाउ नहीं किया। यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से डेफिनेटली इम्पेक्ट तो आ रहा है, लेकिन हम अपनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को इस काबिल बना रहे हैं कि जिसको अडॉप्ट करके आप इंटरनेशनल मार्केट में और लोकल मार्केट में एक अच्छा आम लेके जा सकें। अच्छा, ये हम ना एक बाग में मौजूद हैं, यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। बुज़ुर्गों, ये बताएं, आम जो मुल्तान का आम है इसमें और जो सिंध का आम है उसमें क्या फ़र्क है? ये पंजाब का आम जो ना बड़ा अच्छा है, बेहतरीन आम है। मुल्तान का जितना आम है ना बेहतरीन आम है, अच्छा आम है। नहीं, उसकी कोई ख़ास वजह मिठा है या? बिल्कुल मिठा ही है, जायका ही अच्छा है, पानी साफ लगता ही को, बिल्कुल अच्छा आम है। गाल तो नहीं ना गलत है, बिल्कुल सही है। दुनिया पसंद किया वेंदे? बिल्कुल पसंद किया, हर मुल्क के पसंद किया वेंदे। अच्छा, ये बताएं, मुल्तान का आपको आम पसंद है? बहुत प्यारा आम है, मुल्तान का बहुत प्यारा आम है। ये जो सफ़ेद चौसा है, मौसमी चौसा है, बहुत अच्छा है। जैसा कि ये पीछे से सीनरी गुजर गया है तो आगे आने वाला जो मौसमी चौसा है बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। इधर का जो मुल्तान का है ना, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, लोग आपसे फरमाइश करते होंगे दीगर शहरों के रिश्तेदार, दोस्त, कि यार आप मुल्तान का आम आ गया, ये तो भेजो पेटियाँ। इधर से बहुत ज़्यादा लोग जो हमें कहते हैं कि यार हमारे रिश्तेदार हैं, कोई इस्लामाबाद है, कोई कराची है, जहाँ ही कहीं भी पूरे पाकिस्तान में, तो कहते हैं कि हमें आम भेजें। तो हमसे लोग लेकर भी जाते हैं, हमसे फ़ोन से रब्ता आर्डर पे भी लोग कह देते हैं कि हमें भेज दें, और व्हाट्सअप नंबर ले लेते हैं, फ़ोन नंबर ले लेते हैं, लोग आते हैं तो फिर वो आर्डर पे इधर गाड़ियों पे रखा देते हैं। तो ये बताएं इधर कि मैं जो आम का बाग है इसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके ये जो है ना आम हमारे पास मार्केट में आते हैं? इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, ये एजेंट बोर लगता है, इसमें स्प्रे करना पड़ता है, फिर तैयार होता है थोड़ा अच्छा, फिर स्प्रे करना पड़ता है। इसके बाद अंधारियाँ आती हैं, कुछ गिर जाता है, कुछ बच जाता है, इसके बाद चलता रहता है कम। ये पहचान कैसे होती है भी अब आम तैयार हो गया, अब हमने इसे तोड़ना है? जौन सा टिपके पे आ जाता है, पक के तले गिरता है, फिर उसके बाद जड़ा हम उसको पाल पाते हैं, ऐसे पाल नहीं पाते। जड़ा पहले पाल जितना जाए वो पक्का नहीं होता। अच्छा, इसको मीठा करने के लिए कोई कहते हैं मिसाला भी लगाना पड़ता है, ज़रूरत तो नहीं पड़ती उसकी? नहीं, मिसाला नहीं होता, मिसाला सिर्फ पकाने के लिए होता है, रंग बनाने के लिए होता है। मिसाले का काम मीठा करना नहीं है। अच्छा, मीठा वैसे पौधे के सिर पे होता है, जैसा पौधा हो वैसे मीठा होता है। कोई देसी होता है वो खट्टा होता है,
जब लोग आप लोगों से या हम जैसे लोगों से फरमाइश करते हैं तो फिर कैसा लगता है कि मुल्तान में कि भी पूरी दुनिया में पहचान हो जाती है, भी मुल्तान का आम आने लग गया है और फ़ोन पे फ़ोन आ रहे होते हैं, हाँ ये बात है। तो फिर आप कितनी पेटियां भेजते हैं? जितनी कोई फरमाइश कर दे उतने भेज देते हैं। हमारा काम तो है खिदमत करना, हम तो खल्क में खिदमत कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। नहीं इसका मतलब ये है कि आपको तो मुफ्त मिलता है, जो आप जो फरमाइश करते हैं सबको भेज देते हैं। पैसे देते हैं कि ऐसे तो नहीं भेजते हैं। क्या अच्छा आजकल क्या रेट अब समझ आती है कि इस साल क्या रेट होगा चौंसा का? रेट 400 का 1500 से ऊपर पेटी होनी चाहिए। ऐत की बहुत कम फल लगा है, गर्मी की वजह से, गर्मी थी बहुत ज़्यादा, फल गिर गया है। चलिए अच्छा भाई ये बताएं आप इधर बाग में क्या कर रहे हैं? बाग में ये है फ्रेश आम मिल जाता है ज़रा, उसकी नौयत के हिसाब से, मार्केट की नौयत के हिसाब से यहाँ ज़रा फ्रेश आम है, इस वजह से यहाँ आए मैं लेने के लिए, आम लेने आए। कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो आम की पेटियां तैयार करा सकें? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये लोग जो आप बाग वाले हैं ये इस तरह का ताउन करते हैं या ये भी ऐसे करते हैं कि नीचे आम माल डाल दिया, ऊपर अच्छा माल डाल के पेटी पैक कर दी? नहीं नहीं चाचू बहुत अच्छे हैं, हमारा पुराना ताल्लुक है इनसे, बहुत हमें फ्रेश माल मिलता है यहाँ से, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम मोहम्मद हुर साहब। ये इन्होंने स्पेशलिटी की हुई है हार्टिकल्चर में और ये आम की जो पैदावार है, मतलब आम के बनने का जो मरला है उसके बारे में भी आगाह करेंगे, उसके ऊपर आने वाली जो डिजीज़ हैं उसके बारे में आगाह करेंगे, ताकि जो हमारे नाजरीन हैं उनको ये अंदाज़ा हो सके कि आम का जो फल जो उनके पास तैयार होके आता है तो उसके ऊपर कितनी मेहनत होती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ हैं। तो ये बताएं कि आम का जो फल फाइनल शेप में आता है उसके बुनियादी कितने मराहिल हैं और कितना ड्यूरेशन लगता है एक आम को तैयार होने में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम की जो फसल है इसका जो आगाज़ होता है वो आम तौर पर जनवरी के आखिर या फरवरी में ही हो जाता है। अब इसमें जैसा कि आप भी जानते हैं कि मौसमी असरात की वजह से हमारी आम की फसल कभी ज़्यादा लेट हो जाती है और कभी थोड़ा सा जल्दी फूल ले लेती है, और वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, उससे फसल को नुकसान होता है। तो उसको भी किसी हद तक अपनी मैनेजमेंट से बेहतर बनाया जा सकता है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम हर सूरत अपने आम के फल पे फरवरी में आम को बूर लाने पे या फूल निकालने पे मजबूर कर दें कि वो फूल ले ले और बूर निकालना शुरू कर दे और उस पे फल बनने का अमल शुरू हो जाए, क्योंकि फरवरी में अगर बूर निकल आता है तो उस पे जो फल बनने का अमल शुरू होगा वो मार्च में मुतवक्के, जो किसी साल आती है किसी साल नहीं आती, हीट वेव, उससे फूलों का और छोटे फल का जो है बचाव मुमकिन हो जाता है। अगर फल लेट आए तो फिर जो हीट वेव है वो हमारे उस बूर को और फल को बहुत ज़्यादा डैमेज कर जाती है। तो सबसे पहला मरहला जो है बहुत अहम, बहुत क्रिटिकल, वो ये होता है कि हम सही वक्त पे आम पे फ्लावरिंग या फूलों के लाने का आगाज़ करवाएं अपनी मैनेजमेंट से। फल बनने का जो अमल है वो मुनासिब वक्त पे शुरू हो, और जैसे ही मार्च में मुतवक्के हीट वेव आने जो आ सकती है वो आए तो हमारे दरख्त पे इतना फल बन चुका हो कि वो मौसम की शिद्दत को, मौसम की गर्मी को, मौसम की इस गैर लचकदार सलाहियत को बर्दाश्त कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब आप समझते हैं कि इसको वैल्यू एडिड अगर कर लिया जाए आम की पैदावार को, फल को, तो हम बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो ज़र मुबादला कमा सकते हैं? बिल्कुल सर, इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही मार्च में वो फल लगता है, अप्रैल में वो फल बड़ा होता है, तो फिर अप्रैल के आखिर में या मई के शुरू में आंधियाँ शुरू हो जाती हैं। अब अगर हम उस आंधियों में जो ज़ाया शुदा फल है उसकी वैल्यू एडिशन कर लें तो हम अपना कितना सारा जो फल हम वैसे ही ज़ाया हो जाता है। सच पूछें तो सिर्फ वो फल ज़ाया नहीं होता, उस फल पे फल की मक्खी और दीगर कीड़ों का जो हमला होता है वो पहली पनाहगाह या पहला घर होते हैं उन बीमारियों और उन कीड़ों का जो बाद में हमारे बाग पे आके हमें तंग करते हैं। तो अगर हम वैल्यू एडिशन की तरफ आ जाएं, हम मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे कि आम का अचार है, आम का मसाला, आम चूर है और कुछ और इस तरह की चीज़ें अगर उन पे आ जाएं तो हमारी वो बहुत सारी पैदावार जो ज़ाया हो जाती है आंधियों की वजह से और कुछ और नुकसान की वजह से, वो ज़ाया नहीं होगी और डेफिनेटली हमारे मुनाफे में तो इजाफा होगा ही। अच्छा सर, ये देखने में आया है कि जो ज़राई ज़मीनें हैं ये कम होती जा रही हैं, तो आप ये समझते हैं कि जो ज़राअत से वाबस्ता
किसान हैं, काश्तकार हैं या बागबान हैं, वो आम की नई फसल लगाने में दिलचस्पी रखते हैं और उसमें जो महकमा ज़राअत का किरदार है वो उसको आप किस तरह देखते हैं? सर ये आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिव सवाल किया है। इसमें मैं सबसे जो इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा। पहला हिस्सा का मैं ये जवाब दूँगा कि डेफिनेटली हमारी आबादी बढ़ रही है और ज़मीनें नहीं बढ़ रही, तो उस हवाले से ज़मीनें कुछ ना कुछ कम हो रही हैं, क्योंकि हम घर और सड़कें और कुछ और इदारे बना रहे हैं, तो उससे ज़रूरी ज़मीनें कम हो रही हैं। तो उस सिलसिले में गुजारिश ये है कि हमें आम के जो बागात हैं उनको थोड़ा सा वो रवायती अंदाज से हट के लगाना पड़ेगा और हमें 1 एकड़ में पौधों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी। हमें थोड़ा सा हाई डेंसिटी पे जाना पड़ेगा। अपने आम के दरख्तों को पहाड़ नहीं बनाना है, बल्कि उनको 20-25 फुट तक महदूद रखना है और फ़ी एकड़ पौधों की तादाद में इजाफा करना है, ताकि हमारे जो बाग हैं वो जल्द फल पे आ सकें। क्योंकि आप ज़्यादा पौधे लगा रहे हैं तो इट मीन आपके पास ज़्यादा दरख्त हैं 1 एकड़ में जो आपको ज़्यादा पैदावार दे सकेंगे। एक तो ये कि हम अपने पौधों की तादाद बढ़ा के और नागे जो हैं वो कम करके अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि शुरू में आपने एक अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि हम क्या सिर्फ 64 ही हमारे पास आम है, तो और भी वैरायटी हैं। सर ऐसे है कि हमारे मुमकिन है हमारे मुल्क में इस वक्त शायद 100 से ज़्यादा वैरायटीज़, बल्कि 300 के करीब भी लोग कहते हैं वैरायटी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो कोई वैरायटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। वो एक बिल्कुल कह लें कि मुबालगा रही ना भी हो तो वो एक बासी सी बात है। असल हमारी कामयाबी ये है कि हम उन 5 वैरायटियों में कामयाबी हासिल करें, उन 5 वैरायटियों का ज़्यादा से ज़्यादा बाग लगाएं और पैदावार हासिल करें जो हमें ज़र मुबादला या पैसा देती हैं, जो किसान का मुनाफा बढ़ाती हैं, जिससे हमारी मईशत मजबूत होती है। और वो गिन के वही 5 से 6 वैरायटियाँ बनती हैं जो कमर्शियल वैरायटियाँ हैं। हमें उन कमर्शियल वैरायटियों की तरफ आना चाहिए। हमारे जो देसी आम के अभी तक भी बाज़ बागों में बड़े बड़े देसी आमों के दरख्त वैसे के वैसे खड़े हैं जो सिर्फ और सिर्फ कह लें कि 800-900 रुपये मन के हिसाब से बिकता है, लेकिन इस वक्त हमारी जो अच्छी वैरायटी हैं वो 6000 रुपये मन पर बिक रही हैं। तो हमें चाहिए कि हम उन आमों को काट के उनकी जो कलमकारी करें और उनको कमर्शियल वैरायटियों में तब्दील करें और नए बाग उन कमर्शियल वैरायटियों के लगाएं जिनका मार्केट में बहुत अच्छा रेट है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी एक देखने में आया था कि मुल्तान में एक फैसिलिटी थी कि यहाँ पे पल्प की तरफ लोग रुझान बन रहा था कि जो आम जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता या अच्छा रेट नहीं देता, तो उसका पल्प बना के जो बैनुल-अक़वामी मार्केट है या जो हमारी जूस कंपनीज़ हैं उसको बेचा जाए। इसकी आप क्या हौसला अफजाई करते हैं? ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर सर्वाइवल मुमकिन ही नहीं है। कोई भी बाग है तो उसमें हर जो मर्ज़ी आप कर लें 20% फल ऐसा होता है जो खाने के काबिल नहीं होता, जो मयारी नहीं होता, उसको आप मार्केट में नहीं बेच सकते, मार्केट आपको उसका अच्छा रेट नहीं देती। उस फल का आपने जूस ही बनाना होता है, उसका आपने पल्प ही बनाना होता है। और पल्प एक ऐसी चीज़ है जो एक बहुत अच्छी वैल्यू एडिशन है कि आप पल्प की मदद से पूरा साल आम इंजॉय कर सकते हैं, आम का जूस पी सकते हैं। और वो जो 20% पल्प के लिए कुदरत ने उगाया है छोटा आम, और वो जो मार्केट में अपनी वैल्यू अच्छी हासिल नहीं कर सकता, उसका और कोई सोल्यूशन है ही नहीं सिवाय इसके कि पल्प के। इसलिए पल्प इंडस्ट्री यहाँ पर होनी भी चाहिए और ये पल्प को प्रिजर्व करने का जो एक अमल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न बनाना भी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि मुल्तान से कुछ खुश्क आम मतलब उसकी वैरायटी स्लाइसेस बना के बनाया गया था, वो नया एक तजर्बा था, लेकिन वो इंटरनेशनल मार्केट में तो बड़ी वैल्यू रखता है। आप समझते हैं कि जो हमारा ग्रोअर्स है, फार्मर है, उसको उस बारे में भी सोचना चाहिए? बिल्कुल। एक्चुअली देखा जाए तो हमारे मुल्क में जो हमारी आवाम है उनकी इतनी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, परचेजिंग पावर पैरिटी कम है इनकी। तो वो जो आम आप बता रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त मेथड है, बहुत आला तरीका है आम को प्रिजर्व करने का और पूरा साल आम खाने का। तो उस पर एक्चुअली कॉस्ट ज़्यादा आती है, ख़र्चा ज़्यादा आता है, तो उस हवाले से वो बहुत कम अफोर्ड किया जा सकता है कि आम को ड्राई किया जाए और पैक किया जाए। और ये सिर्फ वहीं किया जा सकता है, बेचा जा सकता है जहाँ पर लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी अच्छी हो, जैसे यूरोपियन मार्केट्स हैं या अमेरिकन मार्केट है या दुबई है। तो इस सिलसिले में डेफिनेटली आम को ड्राई करने में और प्रोसेस करने में ख़र्चा ज़्यादा आता है। तो इस सिलसिले में फार्मर को थोड़ा सा उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उसको सब्सिडी देनी चाहिए ताकि वो ये सब प्रोसेस करके आम की पैकिंग करके बाहर की जो मार्केट्स हैं वहाँ पर आम को एक्सपोर्ट करे, मुल्क के अंदर ज़र मुबादला बढ़ सके। और इसको इनकरेज करने के लिए कुछ फाइनेंशियल सब्सिडीज़ देने की ज़रूरत है या फार्मर को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब आखिर में सिर्फ एक बात है कि लोग, नौजवानों को मैंने देखा वो पेटी खोलते हैं तो बस वो 5 मिनट में गायब हो जाती है। तो एक एवरेज आदमी को कितना आम खाना चाहिए ताकि उसे डायबिटीज़ का जो है ना वो कोई इस तरह मसला ना हो सके? जी, इस सिलसिले में मैं मतलब
जो मैंने ख़ुद देखा है या ख़ुद मैं इस चीज़ को अम्यूज़ किया है वो ये कि हमारे यहाँ कल्चर ही यही है कि अगर किन्नू भी हैं हमारे यहाँ तो वो 8-10 किलो या वो आते हैं और हम वो तब तक खाते हैं जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते। और आम की भी जब पेटी खुलती है तो वो सिर्फ एक पेटी देख रहे हैं, मैं तो जब देखता हूँ तो 2-3 पेटियाँ पड़ी होती हैं और जब तक वो ख़त्म नहीं होती तब तक हम खाते रहते हैं। ये है कुदरत ने जिनको सेहत दे रखी है, जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनके लिए ये प्रैक्टिस है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो ख़ुद भी एहतियात करते हैं, वो ख़ुद भी उतना आम नहीं खाते जितना आम बंदा आम खाता है। जैसे डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो आप जानते हैं चीनी या बाकी भी मीठा इस्तेमाल नहीं करते, तो वो आम में भी एहतियात करते हैं और डायबिटीज डेफिनेटली करनी चाहिए। और आम के बारे में ये भी है कि आम की कुछ वैराइटीज़ ऐसी हैं जिनकी मिठास कम होती है। मसलन अगर डायबिटीज़ का पेशेंट अगर चौंसा या रटौल खा रहा है तो उसके लिए नुकसानदेह है, उसकी बजाय वो सिंधड़ी खाए। और भी कुछ ऐसी वैराइटीज़ हैं जिनमें मिठास कम है, तो डायबिटीज़ का जो पेशेंट है वो उस आम को खाए। उसकी वो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी भी खा लेगा तो उसको उसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आम जो है इसके बहुत ज़्यादा मेडिकल तिब्बी फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा ये निज़ाम को बहुत बेहतर करता है। उसके अलावा ये हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करता है। तो ये एक बहुत ही रिच फ्रूट है, तो इसको सिर्फ मिठास की वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट न खाएं ये भी ज़्यादती है। तो उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी वैराइटीज़ हैं, मसलन जैसे सिंदड़ी है वो कम मीठा है तो डायबिटीज़ के पेशेंट वो खा सकते हैं, वो चौंसा ना खाएं। और डेफिनेटली उनको खुद पता होता है कि हमने ये कितना खाना है, तो वो उस हवाले से वो एक आम या बाद वक़्त आधा आम खा लें तो ये उनके लिए काफ़ी रहेगा। जो आम की प्रोडक्शंस के जहाँ पे मामला आते हैं तो इस दफ़ा 45% है आपका टोटल प्रोडक्शंस का। 55% डैमेजेस हुए हैं ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। मौसमी हालात ऐसे रहे हैं कि जिसकी वजह से जो ना फ्रूटिंग्स अप्स एंड डाउन्स में रही है और उसकी वजह से ये सारे मामला ख़राब हुए हैं और फ्रूट का साइज़ भी वो नहीं बना जो बनना चाहिए था, जिसकी वजह से जो ना हमारा मैंगो प्रॉपर पूरी दुनिया के अंदर अब एक्सपोर्ट उस लेवल पे नहीं हो रहा जिस लेवल से ऊपर लास्ट ईयर्स के अंदर हुआ था। अच्छा पुलिस साहब ये बताएं कि जो हुकूमती इदारे हैं उनका आम की एक्सपोर्ट में जो ग्रोअर्स हैं उसके साथ कैसा रिलेशन है? हुकूमती इदारों का तो ना होने के बराबर ही है, कोई इतना ना ही वो गाइड कर रहे हैं, ना ही अपनी पॉलिसी मेकिंग के अंदर ग्रोअर्स की राय को शामिल किया जा रहा है या बाकी चीज़ें की जा रही हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। अगर हुकूमती सतह के ऊपर ग्रोअर को सपोर्ट किया जाए और ग्रोअर्स को टेक्निकल सपोर्ट किया जाए, उनको बताया जाए कि एक्सपोर्ट कैसे की जाती है, मैंगो को कहाँ से लेना है, कहाँ पिक करना है, कैसे उसको वो सारा कुछ करना है, तो ग्रोअर्स आपका सुधर जाता। अब चंद ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं जो ठंडे कमरों में बैठते हैं और वहीं से बैठ के वो एक्सपोर्ट्स के मामलात को देखते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर आपका एक बैड इमेज जा रहा है। आज मैं देख रहा था कि सऊदीया के अंदर जो कंसाइनमेंट्स गई हैं वहाँ भी कच्चा आम और बेढंगा सा आम और दागी आम वहाँ पे पहुँचा हुआ था। ये उसी सूरत में होगा जब आप ग्रोअर्स को मोटिवेट नहीं करेंगे, ग्रोअर्स को नहीं बताएंगे कि आपने अच्छी प्रोडक्शंस को आगे बेचना है। एक्सपोर्टर्स को नहीं पता क्वालिटी का, ग्रोअर को पता है, लेकिन ग्रोअर के पास वो फैसिलिटी नहीं है जिसके ज़रिए वो अपने मैंगो को पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर सके, या उसके पास वो चैनल्स नहीं है, वो वसाइल नहीं है। वो वसाइल गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करे तो आपका ग्रोअर जो है ना इंशाल्लाह अरबों डॉलर्स की आपको एक्सपोर्ट करके दे सकता है। अच्छा मुल्तान में मैंगो पल्प प्लांट बनाया गया था वैल्यू एडिशन के लिए कि यहाँ पे जो ग्रोवर्स है उसको बेनिफिट मिले, उसको आप क्या देखते हैं कि वो वाकई बेनिफिट दे पा रहा है मुल्तान और साउथ के जो ग्रोवर्स हैं? नहीं, मैंगो पल्प प्लांट जो बनाया गया था वो उसका पर्पज़ ये था कि यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट किया जाए ताकि उनकी पर कैपिटल इनकम के अंदर भी इजाफा हो और उनको एक सेकंड ऑप्शन मिले कि अगर उनको मंडी के अंदर रेट नहीं मिल रहा तो यहाँ से वो पल्पिंग करवा के पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन मादरत के साथ उस सेक्टर्स के अंदर भी वही बिजनेसमैन आ गए हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको पता है, उनको चैनल्स का पता है कि किस तरीके से पल्पिंग करानी है, उसको स्टोर करना है, कंपनियों के साथ एग्रीमेंट्स करने हैं या बाकी चीज़ें करनी है। लेकिन उसके बावजूद भी उसका बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं ग्रोअर्स को ये मिल रहे हैं, उसकी जो छांट होती थी जो मंडियों में जाके 200-300 की बिकती थी, वो अच्छे रेट्स उसको मिलना शुरू हो गए हैं कि चाहे सरमायादार ही ले रहा है लेकिन उसका पल्प करा रहा है, उसको पल्पिंग करके उसको आगे किसी न किसी का रोज़गार का वाबस्ता है। एक अच्छा साइन है। मैं तो कहता हूँ कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए साउथ के अंदर। एक मैंगो पल्प प्लांट, एग्रो फूड प्रोसेसिंग प्लांट से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे तो आपको हर ज़िले के अंदर जो साउथ के अजला हैं वहाँ पे मैंगो पल्प प्लांट लगने चाहिए। आप इसको वैल्यू एडिड करें, इसको बेहतर तरीके से पैकिंग करें और छोटी पैकिंग में लेके जाएँ, टिन पैकिंग्स के अंदर लेके जाएँ, बजाय ये कि 220 किलो का ड्रम आप सेल करने मार्केट में जाएँ। आप पल्प का 1 किलो 1 केजी का टिन पैक बनवाएं, उसको मार्केट में सेल करें, देखें आपकी मईशत कैसे मजबूत नहीं होती। 1 किलो का टिन पैक जिसको मिलेगा वो घर जाके अपनी पल्पिंग करेगा और उसकी बेसिस के ऊपर वो अपने घर के अंदर हैंडमेड जूस बनाएगा और वो ओरिजिनल पल्पी जूस होगा। और उससे क्या होगा कि
एक तो उसको आपको असल खाने को मिलेगा, असल पल्प मिलेगा, आपको जूस पीने का मिलेगा, खाने को मैंगो मिलेंगे, और दूसरा जो है ना आपके जो ग्रोअर है उसकी भी और जो आपका इन्वेस्टर है उसकी भी पर कैपिटल इनकम के अंदर भी इजाफा होगा और वो खुशहाल होगा इस खत्ते का। इस वजह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए यहाँ पे, एक इंडस्ट्री लगाने से कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। इस प्रोग्राम में जो ज़राई माहिरीन हैं उन्होंने इस बात को उजागर किया है कि जो आम का फल है इसकी जो पैदावार है इसमें इजाफा मुमकिन है। अगर काश्तकार नई वैरायटीज़ को लगाएं तो उसमें उनको ज़्यादा मुनाफा भी मिल सकता है, और अगर वो पेस्ट वार्निंग, पेस्ट स्काउटिंग कर लें और वैल्यू एडिड कर लें तो इससे कसीर ज़रा मुबादला कमाया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जनूबी पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान के जो बागबान हैं, काश्तकार हैं, वो आम की नई वैरायटीज़ लगाएंगे और वैल्यू एडिड करेंगे ताकि कसीर ज़रा मुबादला पाकिस्तान में आ सके। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।